राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के तहत भारत सरकार ने असुविधाग्रस्त और दुर्बल अभिभावकों के लिए अपने बच्चों की निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया सरकार के द्वारा, जिसके तहत अप्रैल माह में बच्चों के एडमिशन शुरू होते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो अभिभावकों को होनी चाहिए इसके बारे में। तो आज इस चर्चा के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं अभिभावकों को कि किस तरह से वो अपने बच्चों की इस अनिवार्य आरटीई के तहत, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दे सकते हैं। जो मैं आपको बता देता हूं, इस आरटीई के तहत अभिभावकों द्वारा आवेदन की जो तिथि है वो 3 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। इसके बाद लॉटरी जो निकलेगी, उस लॉटरी की तिथि 23 अप्रैल 2024 है। उसके बाद में अभिभावकों द्वारा रिपोर्टिंग रहेगी वो 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। उसके बाद में विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच होगी 23 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन दस्तावेजों में संशोधन की जो तिथि है वो 23 अप्रैल 2024 से 12 मई 2024 तक है। और विद्यालय में प्रवेश जो प्रारंभ तिथि है वो 21 मई 2024 है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे शहर जालोर में निजी विद्यालय के एक ऐसे निर्देशक हमारे बीच में हैं जो लंबे समय से बहुत ही बढ़िया ढंग से विद्यालय संचालित कर रहे हैं, शिक्षाविद भी हैं और एक लंबा तजुर्बा, एक अनुभव है। तो हमारे बीच में वंदना विद्या मंदिर राजेंद्र नगर जालोर के निर्देशक देसाराम जी हमारे बीच में हैं, जो पूर्व में निजी विद्यालय संघ ब्लॉक जालोर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने अपने अथक प्रयास से शिक्षा संगम पत्रिका का संपादन किया, जो बहुत ही उपयोगी पत्रिका हमारे शिक्षा विभाग को मिली। इसके साथ ही आप जिला समान परीक्षा व्यवस्था समिति जिला जालोर के सदस्य भी हैं और भारत विकास परिषद जालोर जैसे सामाजिक संगठन के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। और भी आपका शिक्षा से जुड़े कई पत्र पत्रिकाएं और शोध प्रकाशित होते रहते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में जालोर में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सबके लिए यह गौरव की बात है। तो हमारे बीच में आदरणीय देसाराम जी निर्देशक वंदना विद्या मंदिर हैं। तो हम आज इस आरटी के तहत कुछ उपयोगी जानकारी आपसे हासिल करेंगे, जिससे अभिभावकों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो और उन्हें आरटी के तहत और अधिक जानकारी प्राप्त हो, ताकि उनको कहीं भटकना नहीं पड़े इधर उधर और ये उपयोगी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे आपसे, जिससे अभिभावकों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। इससे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि आरटीई एक्ट है क्या और संक्षिप्त में इसकी क्या भूमिका है, इस बारे में आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सर, भारत सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति, विशेष करके 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए 2009 में भारत की संसद ने एक बिल पास किया था, जिसको बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 कहते हैं, जो अपने संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। और इसके बाद में जब कोई बिल अपने देश में बनता है तो सभी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना पड़ता है। इसी क्रम में 2011 को राजस्थान बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 बना और उसके तहत सभी सरकार के स्कूलों के अभिभावकों के सभी के दायित्व तय किए गए, जो भी जारी है। और इससे बच्चों की शिक्षा के लिए, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने के लिए बहुत ही उपयोगी कानून है मेरी दृष्टि से। आरटीई के तहत ही इसमें जो निजी स्कूल हैं उसमें प्रवेश होते हैं बालक बालिकाओं के, तो इसमें निजी स्कूलों के क्या दायित्व है? स्कूलों के सभी के दायित्व होते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के भी दायित्व है, प्राइवेट के भी दायित्व है, लेकिन आरटी की धारा 12 खंड 1 के अनुसार अपने कुल प्रवेशित जो बच्चे होते हैं उसके 25% बच्चे गरीब और दुबले वर्ग के जो असहाय समूह है, असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के प्रवेश उनको लेने होते हैं। और उनकी जो लास्ट तक की जो शिक्षा है, विशेष करके 14 साल 8वीं तक की, उसकी बाधित नहीं हो, उनको पढ़ाना होता है। आरटीई के तहत जो बच्चों का निःशुल्क शिक्षा होती है, जी सर, ये निःशुल्क बच्चों का प्रवेश कौन सी क्लास में होता है? ये विद्यालय की एंट्री क्लास में होता है।
एंट्री क्लास। एंट्री क्लास का मतलब? देखिए, वैसे तो फर्स्ट क्लास को एंट्री क्लास मानते हैं, लेकिन कई स्कूल हैं जो फर्स्ट से पहले भी प्री प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस लाते हैं, जिसमें अलग अलग नाम से क्लासेस हैं। कोई नर्सरी LKG UKG नाम देता है, कोई नर्सरी SKG, इस तरह से अलग अलग नाम। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक निश्चित दायरे में उसको विभाजित इस तरह से किया है, P3, P4 और P5। यानी कि 3 साल का बच्चा आएगा तो P3 में, 4 साल का होते ही P4 में, 5 साल का होते ही P5 में, और फिर वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो इसका प्रवेश एंट्री क्लास की लेवल या तो P3 में होगा या फिर फर्स्ट में होगा इसका प्रवेश। तो ये जो बच्चों का निःशुल्क प्रवेश होता है विद्यालय में, तो इनकी फीस कौन देता है, कहाँ से आती है फीस? हाँ, इसका जो पुनर्भरण है वो सरकार करती है। यदि स्कूल राज्य सरकार द्वारा संचालित है तो राज्य सरकार उसका पे करेगी स्कूल को, और केंद्र सरकार से संचालित है तो उसका पे केंद्र सरकार करेगी, बढ़ेगा और स्कूल को भुगतान मिलेगा। तो इस RT के तहत निःशुल्क प्रवेश जो है वो कौन से बच्चों को मिलता है? इसमें 2 वर्ग बनाए हुए हैं, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह, इन 2 वर्गों को मिलता है। तो ये असुविधाग्रस्त समूह, दुर्बल वर्ग के अंतर्गत कौन से अभिभावक आते हैं? और दुर्बल वर्ग के अंदर वो अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम हो, 2.5 लाख या उससे कम हो, उसको अपने दुर्बल वर्ग में। और असुविधाग्रस्त में SC ST अभिभावक के बच्चे, विधवा के बच्चे, निःशक्तजन, कैंसर पीड़ित, विधवा के बच्चे, अनाथ, इस तरह की अलग अलग श्रेणियां हैं। या OBC SBC के वो बच्चे जिनकी जो आय है वो 2.5 लाख से कम हो। तो इस RT के तहत विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? हाँ, उम्र यदि P3 की बात करें तो इसकी उम्र 3 से 4 साल के बीच में होनी चाहिए। और यदि स्कूल की एंट्री क्लास फर्स्ट है तो इसके लिए उम्र 6 साल से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। और इस सत्र इसकी जो गणना है उम्र की वो 1 जुलाई 2024 को आधार मान के होगी। बच्चों को जो निःशुल्क प्रवेश दिए जाएंगे उनके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है? दस्तावेज में निवास के संबंधी और आयु के संबंधी और पात्रता के संबंधी और एक आधार कार्ड, ये 3 दस्तावेज है। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को और क्या क्या करना होगा? और सबसे पहले तो अभिभावकों को अपने दस्तावेज तैयार करने हैं। जैसे मैं पूरा बता दूं, निवास के लिए मूल निवास होता है। यदि मूल निवास किसी के पास में नहीं है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। यदि इसकी भी उपलब्धता नहीं है, मूल निवास बच्चे का है, अभिभावक का। यदि बच्चे का बना हुआ हो तो भी ठीक है, तो अभिभावक का मूल निवास। यदि वो नहीं है तो भी राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड अभिभावक का। यदि वो भी नहीं है तो उसके लाइट का बिल है वो भी मान्य है, बिजली का बिल है वो भी मान्य है, लेकिन वो 6 महीने से पुराना होना चाहिए। ये निवास के लिए है। और दूसरा है बच्चे की उम्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, और यदि जन्म प्रमाण पत्र भी किसी के पास में अभी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए वो इस बच्चे का जन्म किसी आंगनवाड़ी केंद्र पे हुआ है तो उसका अभिलेख दे सकता है, या बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है, या ANM के रजिस्टर में उसका जो नाम संधारित किया हुआ जन्म का, तो उसके तहत वो दे सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है पात्रता के लिए, जो दुर्बल वर्ग में है उनको एक आय का प्रमाण पत्र देना होता है 2.5 लाख से कम का, जो आजकल इजीली फोटोकॉपी की दुकान पे मिल जाता है। 1 पेज का होता है जिसमें 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के साइन होते हैं, एक स्वयं का घोषणा पत्र होता है, 1 पेज का होता है और इजीली बन जाता है। लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आय के लिए उनको अलग अलग दिमाग लगाते हैं कि कौन सा आय का प्रमाण पत्र कब बनेगा, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये आय प्रमाण पत्र उनके लिए है। और इसके अलावा असुविधाग्रस्त समूह के लिए तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, यदि SC ST OBC SBC के है तो। यदि विकलांगता का है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट चाहिएगा। कैंसर पीड़ित है तो कोई डायग्नोसिस सेंटर का वैलिड सर्टिफिकेट चाहिएगा। विधवा का है तो सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्र, जिस आशय के अभिभावक है उसका उनका प्रमाण पत्र देना होगा, और एक बालक का आधार कार्ड। के तहत कोई भी अभिभावक अधिकतम कितनी स्कूलों में आवेदन कर सकता है? हाँ, वो अपने एरिया की अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड दे रहा है उसको पहले सेलेक्ट कर लें, इसके बाद में दूसरे नंबर की इस तरह से वो अधिकतम 5 को कर सकता है, लेकिन ये बालक उस एरिया का निवासी होना चाहिए।
और मैं एरिया भी बता दूं, यदि ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र का ही होना चाहिए, यदि शहरी क्षेत्र का है तो उस शहरी क्षेत्र के निकाय क्षेत्र का ही निवासी होना चाहिए। अगर कोई बालक पूर्व में आरटी के तहत एडमिशन ले चुका है तो क्या वह पुनः आरटी के तहत एडमिशन ले सकता है? नहीं, एक बार यदि बालक ने ले लिया है तो उसको उसी स्कूल में अपनी शिक्षा उसकी उस विद्यालय की अंतिम क्लास तक पूरी करनी है। यदि 5वीं तक है तो वहाँ 5वीं तक, 8वीं तक स्कूल है तो वहाँ पूरी करनी है इसको। और ये आपके पीपी3 क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अलग अलग स्कूलें प्री प्राइमरी सेक्शंस लाती है। प्री प्राइमरी, हाँ, तो ये अलग अलग नाम देती है। जैसे मेरे यहाँ नर्सरी, केजी, यूकेजी, कोई एसकेजी देगा, कोई अरुण वरुण इस तरह से देगा। तो गवर्नमेंट ने इसको प्री प्राइमरी सेक्शन को P3, P4 और P5 के नाम दे दिए हैं ताकि गवर्नमेंट के अंदर ये कॉमनता रहे। ठीक है, ये प्री प्राइमरी क्लास है, P3, P4, P5। अब ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाते हैं? वैसे आपने आपकी जानकारी में दे दिया। इस साल अभी 3 तारीख से शुरू है, जो 21 तारीख तक भरे जाएंगे और 23 तारीख तक उनकी लॉटरी निकल दी जाएगी। 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। लॉटरी की तारीख बता ही चुके हैं। लॉटरी की तारीख क्या बताई आपने? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। और आधार कार्ड के बारे में बता दिया आपने। वैसे और बता दीजिए एक बार कि आप अगर अभिभावक के पास आधार कार्ड नहीं है, हाँ, तो उसका क्या विकल्प? यदि तुरंत अभी आधार कार्ड नहीं है तो अभी आधार कार्ड जहाँ बनता है उस सेंटर पे जाकर के आधार कार्ड बनवा लीजिए और इसकी रसीद अभी काम में आ जाएगी। और वो रसीद काम आ जाएगी। हाँ, और इस तरह से जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी मैंने बोला है, यदि जन्म प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध अभी नहीं है तो वो डाई का या ANM का रजिस्टर का उसकी फोटोकॉपी वगैरह लगा के कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि भौतिक सत्यापन स्कूल में होगा तब तक उसको जन्म प्रमाण पत्र बना करके जमा करवाना जरूरी है। जन्म की तारीख में संशोधन नहीं होगा। तो क्या बालक एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेता है तो वह निःशुल्क शिक्षा का पात्र होगा? जी नहीं, उसका कट जाएगी इसकी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उस एरिया का बालक उस एरिया के स्कूल में ही एडमिशन ले। ठीक है, यदि वो अगर स्कूल छोड़ता है बीच में तो फिर वो आरटी के निःशुल्क के तहत अपात्र हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये उपयोगी जानकारी हमारे अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए आपने जो ये प्रयास किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खास बात ये कि सारा काम है जो ऑनलाइन होता है, कहीं अभिभावकों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। उसका एक ऐप भी आता है जो अपने मोबाइल में भी लोड कर सकते हैं। ई-मित्र पे जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। और कोई सहयोगी है अपने लैपटॉप, आजकल सभी के पास में नेट की सुविधा है तो घर पे भी भर सकते हैं। और इसके भरने के जो चरण है, सबसे पहले सामान्य जानकारी के तहत उनकी पात्रता जांच के लिए भरेंगे, फिर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा उसके आवेदन का क्रमांक। उसके बाद में उसको आगे की डिटेल भरनी है और डिटेल के बाद में वांछित जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये ध्यान रखना है कि सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड हो। और जिस तरह से जैसे निवास के लिए अभिभावक कोई डॉक्यूमेंट काम में ले रहा है तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्म में जो निवास का जो पता लिखे वो उससे प्रूफ से मिलना चाहिए। ठीक है, विशेष ये ध्यान रखना है। और फिर भी किसी कारण से यदि गलती हो जाती है डॉक्यूमेंट अपलोड में तो एक बार वापस गवर्नमेंट मौका देती है संशोधन के लिए, तो वापस उसमें समय समय पर अपने SMS चेक करते रहें। यदि स्कूल ने अपात्र माना है तो वापस उसको संशोधन कर सके समय पे। बहुत ही ईजी है, अच्छा है। और खास बात यह है कि जो वास्तव में उसके जो हकदार हैं, जानकारी के अभाव में वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उन तक ये बात पहुंच जानी चाहिए और सभी को इसका जो लाभ है वो उठा लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।